नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो हमने ये नीतियाँ और लोग पढ़ा था, फिर कैसे नवाबों की सत्ता छीनती जा रही थी, तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। फिर अवध की रियासत जो थी वो अंतिम रियासत थी जो मुग़लों के अधीन मतलब अंग्रेज़ों के अधीन गई थी। और इसके अलावा जो बहादुर शाह जफ़र था उनको दिल्ली के लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाने की बात करी थी। इसके बाद जो किसान और सिपाही थे उन्होंने भी मतलब उनके धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे थे अंग्रेज़ लोग, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। ये सब हमने पढ़े थे। फिर सुधारों पर प्रतिक्रिया, तो इसके लिए सुधार के लिए भी कुछ नए कानून बनाए थे कि मतलब ईसाई धर्म अपना लो लेकिन तुम्हारी संपत्ति नहीं छीनेगी, इस तरह से कानून बनाए थे। फिर आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि आपको ये दोनों स्रोत पढ़ने हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ लिए होंगे। तो आगे अब चलते हैं हम। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। देखो, शासक और प्रजा के बीच जो संघर्ष चलता है ना, वो कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता ही छिन्न भिन्न हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है। तो कभी कभी मतलब संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि राज्य ही पूरा नष्ट हो जाता है, इंसानों का खून वगैरह हो जाता है। तो इस तरह से होता है। तो बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को करना होता है, तो उनको संगठित होना पड़ेगा अगर वो किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने संगठित होना। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, भारत में शासन करने कब आई थी? 1757 में। और 100 साल बाद 1857 में ऐसी स्थिति आ गई कि उसे एक भारी युद्ध का सामना करना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। तो 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? मई 1857 में शुरू हुई थी। ठीक है। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो क्या हुआ? मेरठ से शुरू करके, कहाँ से शुरू हुई 1857 की क्रांति? मेरठ से। आपको ये बात याद रखनी है। कब शुरू हुई? मई 1857 में। तो मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, मतलब कई जगह आक्रमण किया। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए। तो समाज के अलग अलग धर्म के लोग, तबके मतलब अलग अलग धर्म के लोग बहुत बड़ी मात्रा में, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं हो सके, विद्रोही तेवर के साथ मतलब गुस्से के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद क्या होता है? मतलब कोई देश रहता है, उसका अन्य देश पर जो अधिकार हो जाता है और वो वहाँ से व्यापार करता है, उसे बोला जाता है उपनिवेश। तो उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ संघर्ष शुरू हुआ था। तो ये सशस्त्र संघर्ष था। ये 1857 की चित्र है। ये मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। भारतीय सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या करा? 29 मार्च 1857 के दिन, एक युवा सिपाही था ये मंगल पांडे, तो बैरकपुर में जो इनके अफसर थे ना, अंग्रेज अफसर, उन पर हमला करा और उनको मतलब मार दिया। तो उनको मार दिया था मंगल पांडे ने। तो इसके चक्कर में जो मंगल पांडे है, इसको क्या करा? 29 मार्च 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो मेरठ है ना, वहाँ पे और भी जो सिपाही थे उन्होंने क्या करा? नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। मतलब जो अंग्रेज जो थे ना, भारतीयों को जो वो देते थे बंदूक, उनकी जो गोली होती थी ना, उसको मुंह से खोलना होता था सबसे पहली बात, और उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो सबसे पहले मंगल पांडे को, मतलब सभी भारतीयों को गुस्सा आया कि हम मतलब मुंह से नहीं खोलेंगे इसको, इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। तो नए कारतूस, तो इसने विरोध किया। तो मंगल पांडे को मतलब क्या, फिर मंगल पांडे को इतना गुस्सा आया था कि उसने जो अंग्रेजों के जो अफसर थे ना, उनको मार दिया था। उनको मारने के कारण 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई।
अब सज़ा दे दी। तो इसके साथ ही जो और सिपाही थे ना, उनको भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या करा, नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। और सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो 85 जब सबने मना कर दिया कि हम इस कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। ठीक है, तो 9 मई 1857 को क्या हुआ, मतलब 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया और बोला कि तुम्हें 10-10 साल की सज़ा दी जाएगी। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त थी। तो मेरठ में जो दूसरे सिपाही थे ना, उनको भी इससे क्या हुआ, गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या बोला, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। तो 10 मई को उन्होंने क्या करा, वो वहाँ जहाँ पे इनको बंद करा था ना, इन 85 सिपाहियों को, तो 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल के वहाँ पे जो सिपाही बंद थे उनको आज़ाद करा लिया। मतलब उन पर लड़ाई झगड़ा कर के उनको आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगी एक अपमानजनक शब्द होता है, फिरंगी, अंग्रेजों को अगर फिरंगी बोलते तो उन्हें गुस्सा आता है, ये उनका अपमान सूचक शब्द है। तो उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। सिपाही जो है पूरे देश में अंग्रेजों का शासन समाप्त करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। तो सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर मिली, दिल्ली में तैनात टुकड़ों ने भी, मतलब वो भी उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार हो गई। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए, दिल्ली में भी अंग्रेज अफसर को मारा गया। देशी ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। तो देशी सिपाहियों ने क्या करा, हथियार व गोला बारूद अपने हाथ में ले लिया, कब्जे में ले लिया। मतलब जो अंग्रेजों का था ना ये गोला बारूद, ये सब अपने हथियार कब्जे में ले लिया और वहाँ की उनकी जो इमारतें थी उनमें आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और जिनको मतलब एक बार जीत हो गई थी तो थोड़ा और उत्साह आ जाता है, वो लाल किले के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह कौन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये आपने तीसरे लेसन में बताया भी था मैंने, उनसे मिलना चाहते थे। तो बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं था। तो जो मुगल बादशाह था ना, ये बहादुर शाह जफर, ये नहीं चाहता था कि मतलब क्योंकि इससे लड़ाई हो, मतलब फालतू में लड़ाई हो, फालतू में खून खराबा हो, तो वो नहीं चाहता था। लेकिन सिपाही जो है वो अड़े रहे, क्योंकि उनको तो गुस्सा आ रहा था अंग्रेजों पर, तो वो अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। अब जो बादशाह था, मुगल बादशाह, ये बहुत बूढ़ा था, तो भी उसको इन सिपाहियों की बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को, और अब जहाँ पे भी मतलब राजा महाराजा थे ना भारतीय, उन मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो क्या बोला कि तुम्हें अंग्रेजों से लड़ना है और अपना एक संघ बनाना होगा, ऐसा चिट्ठी लिखकर भेजा बहादुर शाह जफर ने। तो बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। तो अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ पर किसका शासन था, मुगलों का शासन था। तो ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। तो जितने भी छोटे शासक और रजवाड़े थे ना, वो क्या करते थे, मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। कि मतलब हम छोटे मोटे शासक थे, लेकिन बहादुर शाह जफर का नाम लेके वो अपना मतलब राज्य का शासन चलाते थे। तो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। तो बहुत सारे जो छोटे मोटे राज्य थे ना, वो अंग्रेजों से डरते थे। तो उन्हें लगता था कि अगर वापस से मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेगा तो वापस से मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और हम हमारे इलाकों का बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। तो अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन अंग्रेज सोचते थे कि ये जो लड़ाई है ना, ये थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, लेकिन जब बहादुर शाह उनका जो नेता था भारतीयों का, उसने साथ देना शुरू कर दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। आज अगर हमें कोई मोटिवेशन करता है, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी कोई तारीफ करता है तो हम क्या करते हैं और उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही भारतीयों को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का समर्थन मिलने लगा तो उनमें और उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है।
बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में ही कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। रेजिमेंट मतलब एक तरीके से अंग्रेजों का जो इलाके बने हुए थे वहाँ पे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। ये भी अंडरलाइन करना, जो बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, ये कानपुर के पास रहते थे। इन्होंने भी सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा, एक तरीके से अपने आप को राजा मान लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। ऐसे ही लखनऊ की गद्दी से पहले नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, तो उनके बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब बनाया गया। ये भी अंडरलाइन करना आप। और बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और बिरजिस कद्र था ना, इनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा मतलब विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ऐसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, मतलब इन्होंने भी विद्रोह में पूरा साथ दिया। और नाना साहब के जो सेनापति थे तात्या टोपे, इन्होंने भी अंग्रेजों को भारी चुनौती दी, मतलब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। तो बहुत सारी जगह पे अंग्रेज हारने लगे, तो भारतीयों को लगा कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खासतौर से अवध के इलाकों में चारों तरफ बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक लेटर भेजा, मतलब टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, मतलब हमारे लोग जो अंग्रेज जो है ना, वो विरोधियों की लड़ाई से और वहाँ की भारतीयों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यह अंडरलाइन करना। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी, यानी कि धर्म योद्धा, मतलब धर्म के विरुद्ध युद्ध करते हैं ना, वैसे वो इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही, अंडरलाइन करना, बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच मतलब प्रस्थान रवाना हुए। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने भी सिपाहियों का साथ दिया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो तमाम इलाकों के नेता और लड़ाई की युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या होने की भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनवाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। अब अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड से और सैनिक आए और नए नए नियम बनाए और वापस से उन पर हमला बोला। सितंबर 1857 को दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो वापस से जब हमारे दिल्ली पर का भारतीयों का अधिकार हो गया था, लेकिन वापस से क्या हुआ, अंग्रेजों की जब वो सेना आई तो दिल्ली पर वापस भारतीयों का अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे गई, मतलब उनको जेल भेज दिया गया जिंदगी भर के लिए। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो याद रखना कि रंगून जेल में भेजा था बहादुर शाह जफर को। फिर आगे दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा निराशा तो आती है कि हाँ हमारा वापस हाथ से जाने लगी, हमने जिस पर अधिकार किया था। तो विद्रोह, अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो जाएगा था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर
करते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, मतलब 2 साल तक युद्ध चला था ये। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे, फिर उसके बाद उन्होंने लखनऊ पर अधिकार करा, इस पर भारतीयों का अधिकार हो गया था। फिर जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत में जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो याद रखना, छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? तात्या टोपे। कहाँ रह रहे थे? मध्य जंगलों में, और अलग अलग रूप बना के रह रहे थे आदिवासी किसानों की सहायता से। जिस तरह पे अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामी के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। मतलब यूँ बोला भारतीयों को कि जो मतलब अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना चाहता है, उनके लिए इनामों का ऐलान किया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, कि मतलब तुम्हारी जो ज़मीन है तुम्हें ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, और मतलब जिन्होंने युद्ध में साथ दिया ना भारतीयों का, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, उनसे भी बोला अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे भी सुरक्षित है और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी ये। इस तरह से भारतीय और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई। आपने इसको पढ़ा। इसके बाद जो विद्रोह के बाद के साल है ये आपके अभी हटा दिया गया है। ये आप खुद पढ़ना चाहे तो रीडिंग कर लेना। थैंक यू।